हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं पढ़ना। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको कम से कम 20 शब्दों में उत्तर देना है। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू 2 नंबर का आता है, यानी 2 मार्क्स का ये सभी क्वेश्चन। अगर हम आपको लिख कर देते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम में ये 4 प्रश्न में से एक नहीं आया ना, तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में जो है ये 4 में से किन्हीं न किन्हीं प्रश्न एक जरूर आना तय है, ठीक है, एक आना ही तय है। तो आप लोग को भी बनाना तय है, क्योंकि आपको बनाना होगा, पढ़ना होगा और याद करना होगा। तो चलिए हम आपको सभी डिस्कस इसी वीडियो में करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन चारों का चारों। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट कर देते हैं हमारा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते। देखिए ये देखिए मोटिवेशनल लाइन थोड़ा पढ़ लेते हैं। मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो मोटिवेशनल लाइन मेरा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। ये मेरा आज का मोटिवेशनल लाइन था। चलिए अब हम क्वेश्चन पर बढ़ते सीधा। तो क्वेश्चन देखिए सबसे पहले मेरा क्या है, क्वेश्चन है मेरा कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम के लिए बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मेरा क्या, राष्ट्रवाद क्या है? यानी राष्ट्रवाद यानी अपने देश के प्रति कोई बात होगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीति की देन है। मतलब राष्ट्रवाद जो है ना, अभी के जो राजनीतिक चल रहा है उसी का ही देन है राष्ट्रवाद, ठीक है। और यह एक ऐसी भावना है, यानी कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक का मतलब होता है ज़मीनी स्तर से जो जुड़ा हुआ, यानी किसी भी लोकेशन पर हो उसमें राष्ट्रवाद की भावना होना चाहिए। सांस्कृतिक सामाजिक, समाज में रहने वाला जो व्यक्ति होता है सभी को कहते हैं सामाजिक। परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की क्या बनती है, वाहक बनती है। वाहक मतलब जितना भी समाज में रहने वाले लोग हैं, राष्ट्रवाद के ही द्वारा सब में एकता आता है, ठीक है। और इससे एकता आने से क्या होता है, प्रेम की भावना बढ़ता है, ठीक है। तो ये मेरा राष्ट्रवाद का प्रश्न उत्तर था। तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीति की देन है, और यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। और इससे यानी एकता की जब वाहक बनती है तो हमारा क्या होता है, प्रेम भी बढ़ता है। इससे प्रेम की जो भावना होता है, यानी प्यार का जो भावना होता है वह बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। और आपका एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आ ही जाता है कि मेजनी कौन था, ये सभी क्वेश्चन हमेशा के लिए आता है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि अगला भी साल जो है आ सकता है 2023 के एग्ज़ाम में। तो आप लोग को इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखते हैं, मेजनी कौन था। इसका आंसर क्या होगा मेरा उत्तर में, मेजनी दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक, लेखक, राजनेता तथा गणतंत्र का समर्थक था। इतना पैराग्राफ पढ़ चुके हैं हम लोग कि मेजनी एक दार्शनिक था, यानी दार्शनिक स्थल को देखने वाला। दार्शनिक स्थल को यानी दर्शनीय जो स्थल होता है, जैसे कोई भी स्थल हो गया देखने के लिए, जैसे मान लीजिए बोलबम हो गया आपका, या फिर पटना का चिड़ियाघर हो गया, ठीक है। मेजनी दार्शनिक था, लेखक था यानी किताब भी लिखता था, और राजनेता था, यानी राजनेता का मतलब जो अभी का जो नेता है वर्तमान समय में, ठीक है, उसी तरह का था मेजनी। और गणतंत्र का समर्थक था, यानी हमेशा वो बोलते थे कि लोकतंत्र होना चाहिए, राजतंत्र नहीं, ठीक है। यानी गणतंत्र का क्या करता था, सपोर्ट करता था लोकतंत्र को, ठीक है। और उनको क्या कहा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि जब मेजनी इटली का जब एकीकरण किया तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था मेजनी ने। तो इसीलिए बोलते हैं जो आपका है मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा। और देखिए मेजनी क्या किया था कि मेजनी हुआ अपनी गणतंत्रवादी। मेजनी क्या किया, गणतंत्रवादी यानी लोकतंत्र के लिए, विचारों के लिए क्या किया। 1834 ईस्वी में यंग इटली और 1839 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना कर दिया, ठीक है। और इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। तो ये आपका मेजनी का जितना भी क्वेश्चन है
जितना भी इसका जो आंसर होगा यहाँ पूरा का पूरा हम बता दिए हैं, तो आपको यहाँ से सीधे उतार लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपको, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है, यानी बहुत ही छोटा छोटा डिजिट में है, तो आपको उतार लेना है यहाँ से। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थे, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, जर्मनी के एकीकरण यानी जर्मनी जो एक नहीं हो रहा था और नहीं हो रहा था, इसका बाधा क्या था, इसका कारण क्या था एक नहीं होने का, उसी के बारे में हम लोग का आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए कितना शॉर्ट फॉर्म में देते हैं। देखिए जर्मनी के एकीकरण का सबसे एग्जाम में इसी तरह लिखना है आपको कि जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित है, और पॉइंट मार दीजिएगा, 1 नंबर लिख दीजिएगा। और 1 नंबर पॉइंट में आपको क्या लिखना है, देखिए लिखना है कि जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों का टुकड़ा होना, ठीक है। ये पहला बाधा था कि जर्मनी को छोटे छोटे 300 राज्य में तोड़ दिया गया, ठीक है। आप ही बताइए, किसी भी राज्य को बहुत सारे भाग में तोड़ देंगे तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जर्मनी का ये सबसे पहला बाधा था कि 300 छोटे राज्य में तोड़ना, ठीक है। और इन राज्यों में, और ये 300 जो राज्य था, इन राज्यों में राजनीतिक यानी राजनीतिक जो दिमागी होता था, राजनीतिक मार्ग जो चलता था उसका जो है अलग ही था, और सामाजिक भी यानी उसका समाज भी अलग था, और धर्म भी अलग था, ठीक है। और थर्ड क्या है, और थर्ड नंबर यहाँ पर थर्ड नंबर है, देखिए पॉइंट है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, यानी कि जितना भी 300 छोटे छोटे राज्य था सब अपने अपने के लिए लड़ता था, कोई भी जर्मनी के बारे में नहीं सोचता था, यानी कि जर्मनी के बारे में कोई नहीं सोचता था, वो अपने अपने क्षेत्र के बारे में सोचता था, ठीक है। अपने अपने एरिया के बारे में सोचता था, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचता था। तो अगर इस तरह करें तो हमारा जो भारत है उस तरह में कभी भी आज़ाद हो सकता था नहीं। लेकिन महात्मा गांधी और बहुत सारे नेता थे जो कि भारत के बारे में सोचे और भारत को आज़ाद दिलाए, लेकिन इस तरह का वहाँ पर जर्मनी में नहीं था, और यही आपका क्या था, एक बाधा था, ठीक है। ये आपका बाधा था, ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर पॉइंट देख लेते हैं। चौथा नंबर पॉइंट क्या, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, यानी मेटरनिक का भी जर्मनी में बहुत सारा प्रभाव था, ठीक है। ऑस्ट्रिया का था ही था, क्योंकि ऑस्ट्रिया के ही चांसलर मेटरनिक था, यानी ऑस्ट्रिया का अधिकार था जर्मनी पर, यानी ऑस्ट्रिया कभी भी नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए, और मेटरनिक जो है पर अपना प्रतिक्रियावादी दिमाग लगाते रहता था और कभी एक नहीं होने देता था, ठीक है। तो ये सभी 4 पॉइंट था मेटरनिक वाला, देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण का, ठीक है। तो आप लोग को उतार लेना है। चलिए अब ये आपका अति लघुत्तरीय का लास्ट प्रश्न होगा कि मेटरनिक युग क्या है, ठीक है। तो मेटरनिक युग क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने यूरोप में अपने शासन को इस प्रकार किया जिसे हम मेटरनिक युग कहते हैं, ठीक है। यानी ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था, आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो आपको आंसर देना कि मेटरनिक। और मेटरनिक कौन से महादेश में था, यूरोप में, ठीक है। और वह जो यूरोप में ऐसा शासन किया कि इसी शासनकाल को हम कहते हैं मेटरनिक युग कहते हैं, ठीक है। उन्होंने 1815 से लेकर 1848 तक शासन किया, और इसी शासन युग को हम कहते हैं मेटरनिक युग। आकर आपका क्वेश्चन आएगा कि मेटरनिक शासन कब से कब किया, तो 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ वह प्रतिक्रियावादी था, क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था, यानी वह प्रतिक्रियावादी नेता था, यानी कभी भी जो है अपने देश के अपने हित के बारे में नहीं सोचता था, देश के हित के बारे में नहीं सोचता था, हमेशा अल्टर दिमाग का था, ठीक है, यानी उल्टा सोचता था। और क्रांति के संदेशों का क्या था, कट्टर विरोधी, यानी उसको पता चल जाता कि कोई भी क्रांति हो रहा है तो वहाँ पर तुरंत उत्पन्न हो जाता था, यानी वहाँ पर चल जाता था और लड़ाई झगड़ा पूरा करने लगता था। इसीलिए मेटरनिक उसका नाम जो है सोच समझ कर रख दिया, क्योंकि वह मेटर जो है किसी भी मेटर में पहुँच जाता था, इसीलिए उसका नाम जो है रखा गया कि मेटरनिक है ये, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो जितने भी प्रश्न था ये आपका पूरा 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक यहाँ से देख लीजिए। सबसे हम पहले आपको बताए थे कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। उसके बाद हम मेजिनी के बारे में भी आपको फुल डिटेल के बारे में बता दिए, इसको भी आपको लिख लेना है। और ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम में 2 नंबर का आएगा, ठीक है। अगर ये सभी 4 प्रश्न याद करते हैं तो एग्जाम में मान के चलिए 2 नंबर मिल गया। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बताए थे कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं हैं, और चौथा प्रश्न आपको बताए थे कि मेटरनिक युग क्या है, ठीक है। ये चौथा प्रश्न था कि मेटरनिक युग क्या है। तो चलिए
अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 साम्यवाद और समाजवाद का हम प्रश्न उत्तर करेंगे। और उससे पहले हमारा जो है लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय का भी, अगर आपको दीर्घ उत्तरीय का भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न लंबा होता है। अगर आप कमेंट कर देंगे तो हम भी उसको बनाकर आपको फिर लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।